ईरान के साथ पूरी तरह से विफल सौदा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 5 अगस्त को दुनिया हार्मुज जलडमरू मध्य के चारों ओर कई महीनों से चल रहे टकराव के समाधान के करीब पहुंच गई है। लेकिन यह समाधान वैसा नहीं है जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वर्णन किया था, जब उन्होंने ईरान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले की धमकी दी थी। एक्सियोस प्रकाशन के अनुसार अमेरिका, ईरान और ओमान आज हार्मुज जलडमरू मध्य पर एक अस्थायी समझौते की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहां शैतान खुद सौदे के तथ्य में नहीं बल्कि इसकी शर्तों में है। यह सौदा हार्मुज जलडमरू मध्य में ट्रैफिक पर अधिक नियंत्रण की ईरान की कुछ मांगों को पूरा करेगा, यानी ऐसा नियंत्रण जो उसके पास युद्ध से पहले नहीं था। यानी जिस देश के खिलाफ अमेरिका ने 5 महीने तक सैन्य अभियान चलाया, वही देश इस अभियान के नतीजे में रणनीतिक जलडमरू मध्य पर और भी ज्यादा नियंत्रण हासिल कर लेता है। और ये सब एक और समानांतर कहानी के बीच हो रहा है, जो ये समझाती है कि वॉशिंगटन ने आखिरकार ऐसी रियायतें क्यों दी। रॉयटर्स की जांच से पता चला है कि अमेरिकी सेना ने जमीन से दागी जाने वाली लंबी दूरी की सटीक मिसाइलों का अपना लगभग पूरा भंडार खत्म कर लिया है। पेंटागन यहां तक कि रक्षा मंत्री के निजी पोस्ट के जरिए भी सोशल मीडिया पर इस जानकारी का खंडन करने की कोशिश कर रहा है। मैंने खुद जाकर खास तौर पर देखा। रॉयटर्स के अलावा मैंने दूसरे स्रोतों में भी देखा और सभी का यही कहना है कि हां, सच में अमेरिकियों के पास मिसाइलों का भंडार काफी नाजुक स्थिति में है और वो एक गंभीर स्तर तक गिर चुका है। इसी समय ट्रंप हार्मुज जलडमरू मध्य की समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यमनी हूती विद्रोहियों ने बाब एल मंडेब जलडमरू मध्य ब्लॉक कर दिया, यानी एक तरफ आग बुझाई जा रही है, दूसरी ओर फिर भड़क रही है। आइए हम सब मिलकर इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी हूं। तो ईरानी सूत्रों ने लगता है कि अपने मीडिया में जो कहा था वो झूठ नहीं था, भले ही अमेरिका में उनकी बातों का मजाक उड़ाया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज या कल अमेरिका और ईरान हार्मुज जलडमरू मध्य पर अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। एक्सियोस के अनुसार जिस समझौते पर चर्चा हो रही है वो ओमान और ईरान के बीच 60 दिनों के लिए एक अस्थायी व्यवस्था स्थापित करता है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी ये फिर से सिर्फ एक अस्थायी समझौता है और कोई स्थायी समझौता नहीं है। मैं याद दिला दूं, जून में उन्होंने पहले ही 17 जून को ऐसा ही एक अस्थायी समझौता किया था, जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। याद है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण या जहाजों पर शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो इस सौदे के मसौदे में लिखा है कि हार्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था इस प्रकार होगी। हार्मुज जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी में आने वाला सारा ट्रैफिक उत्तरी पट्टी से जाएगा, यानी ईरानी जल क्षेत्र से होकर, और सारा बाहर जाने वाला ट्रैफिक जो अरबी सागर की ओर जाएगा वो दक्षिणी पट्टी से जाएगा, यानी ओमान के जल क्षेत्र से होकर, लेकिन ईरान के साथ समन्वय में। ध्यान दें इस शब्दावली पर। ईरान के साथ समन्वय वाली बात उस पट्टी पर भी लागू होती है जो भौतिक रूप से ओमान के क्षेत्रीय जल में है। और यही वे शर्तें हैं जिन पर हमने कल आपके साथ इसी YouTube चैनल पर चर्चा की थी, ईरानी स्रोतों का हवाला देते हुए। हालांकि वॉशिंगटन के स्रोत कह रहे थे कि यह सब झूठ है। आगे बढ़ते हैं। जलडमरू मध्य से जहाजों के गुजरने पर कोई शुल्क या टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 60 दिनों के लिए। उसके बाद जैसा कहते हैं देखा जाएगा। समझौते में समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने की अलग योजना है। मुख्य नौवहन मार्ग 30 दिनों में साफ होंगे। उसके बाद केवल साफ की गई केंद्रीय पट्टी से जहाजों की आवाजाही होगी, दोनों दिशाओं में स्थायी समझौते के तहत, जिसे अभी ओमान और ईरान के बीच सीधे वॉशिंगटन की भागीदारी के बिना सहमति बनानी बाकी है। अब माफ कीजिए, सबसे मजेदार बात, एक्सियोस पत्रिका साफ लिखती है कि इस सौदे की जरूरत क्यों पड़ी। इसका मकसद 1 महीने पहले टूटे अमेरिका ईरान संघर्ष विराम को बहाल कर बातचीत दोबारा शुरू करना है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा भी होगी। कुल मिलाकर फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था।
ये एक स्वीकारोक्ति है जो व्यवस्था की नाजुकता दिखाती है, एक्सियोस लिखता है। व्हाइट हाउस ओमान और क्षेत्रीय मध्यस्थों को 3 हफ्ते पहले लगा था कि वे ईरान के साथ समझौता कर चुके हैं, लेकिन उस समय ईरान ने फिर से शुरुआत कर दी, हमले हुए थे। खुद डोनाल्ड ट्रंप का रुख पिछले 2 दिनों में तेजी से बदल गया है। मंगलवार को फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने शब्दशाह कहा, जल्द ही जलडमरू मध्य खुल जाएगा या फिर उन्हें बहुत भीषण हमला झेलना पड़ेगा और तब भी जलडमरू मध्य खुल जाएगा। अगर वे फिर पीछे हटे तो उन्हें सच में बहुत भीषण हमला झेलना पड़ेगा। वे इसे जानते और समझते हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उनकी पहली पसंद हमले फिर से शुरू करना नहीं बल्कि कूटनीतिक समझौता ही थी। और कल शाम कीव समयानुसार ट्रंप ने सटीक समय सीमा स्पष्ट की। अर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का समझौता उनके शब्दों में कल या परसों हो सकता है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और परिणाम 48 घंटों के भीतर पता चल जाएंगे। यही पहला गंभीर विरोधाभास उत्पन्न होता है। पूरे युद्ध में ऐसे कई विरोधाभास थे। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस तरह के युद्ध प्रिय बयानों के साथ ही अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल नेटवर्क एक्स पर अपना खुद का बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि हार्मुज जलडमरू मध्य का दक्षिणी मार्ग जो ओमान के क्षेत्रीय जल से होकर गुजरता है, उद्धरण, वो मार्ग स्वतंत्र और खुला बना हुआ है और अमेरिकी सेना ने पहले ही इस जलडमरू मध्य से गुजरने में मदद की है। इस जलडमरू मध्य से 1000 से अधिक जहाजों को ईरान की अनुचित आक्रामकता के बावजूद, यानी एक संस्करण के अनुसार दक्षिणी मार्ग हार्मुज जलडमरू मध्य से होकर पहले से ही यानी अभी इसी वक्त खुला है। एक अन्य संस्करण के अनुसार, जो खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने उसी दिन कहा था, जलडमरू मध्य को अभी भी खोलना बाकी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो ईरान पर बहुत भारी हमला हो सकता है। तो फिर असल में मामला क्या है? इस जलडमरू मध्य के साथ असलियत क्या है? क्या वो खुला है या उसे खोलना बाकी है? और अगर नहीं खोला गया तो ईरान पर हमला हो सकता है। अब आज के विषय का दूसरा हिस्सा बताता है कि वॉशिंगटन ने उन शर्तों पर क्यों सहमति दी जिससे तेहरान को हार्मुज जलडमरू मध्य पर युद्ध से पहले की तुलना में ज्यादा नियंत्रण मिला। रॉयटर्स एजेंसी ने एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित की है जो अमेरिका के हथियार भंडार की आंतरिक सांख्यिकी से परिचित 3 सूत्रों की जानकारी पर आधारित है और इसमें लिखा है, ईरान से 5 महीने की जंग में अमेरिकी सेना ने जमीन से दागी जाने वाली उच्च सटीकता की लंबी दूरी की 2 प्रमुख मिसाइल किस्मों का लगभग पूरा भंडार खर्च कर दिया। ये है अटैकम्स मिसाइलें और पीआरएसएम मिसाइलें। ये प्रिसीजन स्ट्राइक पीआरएसएम है, प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स। प्रकाशन के अनुसार मिसाइल भंडार में तेज कमी ट्रंप प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गई है। रूस, चीन या अन्य विरोधियों से जुड़े भविष्य के संकटों को रोकने या उन पर प्रतिक्रिया देने की सैन्य क्षमता को लेकर चिंता जताई जा रही है। समस्या का दायरा केवल इन 2 प्रणालियों तक ही सीमित नहीं है। रॉयटर्स के एक सूत्र के अनुसार टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भंडार भी काफी हद तक खत्म हो चुका है। इस युद्ध की शुरुआत से अब तक इस हथियार का लगभग आधा वैश्विक भंडार खर्च हो चुका है। इसके अलावा CNN के अनुसार अमेरिकी सेना ने युद्ध से पहले के स्तर की तुलना में अपने CAAT इंटरसेप्टर्स का लगभग 80% और पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का लगभग आधा हिस्सा खर्च कर दिया है। वहीं रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के अनुमान के अनुसार युद्ध से पहले अमेरिका के पास लगभग 2200 पैट्रियट मिसाइलें थीं, 2 सबसे आधुनिक संस्करणों की और 452 CAAT मिसाइलें थीं। यही जानकारी सार्वजनिक रूप से बताई गई थी। लेकिन जुलाई के अंत तक CAAT मिसाइलों का भंडार घटकर 278 रह गया था। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार CSIAS यानी वही सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज फरवरी से जुलाई की अवधि में पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का लगभग 65% भंडार खर्च हो चुका था। CAAT का भंडार युद्ध से पहले की तुलना में कम से कम 38% घट गया था। कुल मिलाकर जैसा कि आप देख सकते हैं, कई अलग अलग स्रोत बस ये चिल्ला रहे हैं कि ईरान के साथ 5 महीने की जंग के बाद अमेरिका के पास सभी प्रकार की मिसाइलें बेहद कम बची हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आंकड़े थोड़े अलग हैं, लेकिन कमी बहुत गंभीर है।
दूसरी ओर ये भी पता है कि अमेरिकी सेना ने 2027 के लिए ऐसी मिसाइलों की बड़ी मात्रा में पहले ही ऑर्डर दे दी है और खुद सेना ने कहा है कि अटैकम्स को धीरे धीरे पूरी तरह से सेवा से हटाया जा रहा है और उसकी जगह पीआरएसएम को लाया जा रहा है। इन सभी जानकारियों के जवाब में अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट घबरा गए और उन्होंने बयान दिया, उद्धरण, ये जानकारी वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। CNN, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, हम फेक न्यूज से पर्याप्त नफरत नहीं करते। बाद में पेंटागन के प्रवक्ता शॉन बार्नेल ने बयान दिया कि अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है और उसके पास उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हर चीज है जब और जहां राष्ट्रपति चाहे। हमने सभी क्षेत्रीय कमानों में कई सफल ऑपरेशन किए हैं और यह भी सुनिश्चित किया है कि अमेरिकी सेना के पास हमारे लोगों और हितों की रक्षा के लिए मजबूत क्षमताएं हों। डोनाल्ड ट्रंप से जब भंडार की संख्या पूछी गई तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा गोला बारूद है। उन्होंने आगे ये भी कहा, हमारी रक्षा कंपनियां पहले से ज्यादा गोला बारूद बना रही हैं और अपने कारखानों व उपकरणों का रिकॉर्ड गति से विस्तार कर रही हैं। यहां मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि खुद रॉयटर्स भी मानता है कि कुछ प्रकार के गोला बारूद का उत्पादन, जिसमें तोप के गोले और कई तरह की मिसाइलें शामिल हैं, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, यानी भंडार फिर भरेंगे। लेकिन फिर भी सैन्य कमांडर अलग से चेतावनी देते हैं कि कम हो चुके भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके गठबंधन साझेदारों को हमलों को रोकने के दौरान बड़ा जोखिम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं और सस्ते ड्रोन फिर भी महंगे, उच्च सटीकता और लंबी दूरी की मिसाइलों जैसे अटैकम्स या पीआरएसएम का विकल्प नहीं है, जिन्हें मजबूत कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस बैटरियों और अन्य सुरक्षित लक्ष्यों पर दूर से हमले के लिए जरूरी माना जाता है, जिन बाधाओं को सस्ते ड्रोन्स फिलहाल पार नहीं कर सकते, या जैसा कि वे कहते हैं, जहां वे बच ही नहीं सकते। मतलब यह है कि वहां उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या एयर डिफेंस सिस्टम्स निश्चित रूप से मार गिराएंगे। इसी बीच जब ट्रंप हार्मुज जलडमरू मध्य में संकट को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, यमनी हूती विद्रोहियों ने आज दावा किया कि उन्होंने लाल सागर के उत्तरी हिस्से में सऊदी तेल टैंकर वफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, यम्बू के तट के बिल्कुल पास। अंसारुल्लाह आंदोलन के सैन्य प्रवक्ता याहिया सारिया ने बताया कि 20 जुलाई को सऊदी अरब की समुद्री नाकाबंदी की घोषणा के बाद से ये 8वां जहाज है जिसे हूतियों ने निशाना बनाया है। उनके अनुसार 29 और सऊदी टैंकरों को मजबूरन लौटना पड़ा और वे लाल सागर और अरबी सागर में वापस चले गए क्योंकि वे नाकाबंदी क्षेत्र के पास जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। ये तब हुआ जब अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य जल्द खुलने की घोषणा की, जैसा कि आप देख सकते हैं, जबकि अरब प्रायद्वीप के एक ओर एक रणनीतिक मार्ग खुलता है, दूसरी ओर दूसरा मार्ग बंद होता जा रहा है। और यह याद रखना चाहिए कि यमनी हूती पूरी तरह से ईरान के नियंत्रण में है, इसलिए ईरान अपनी चालाक खेल जारी रखे हुए है। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। बस इतना ही। ध्यान रखें। अलविदा।